तो बात है 10 सितंबर 2025 की कि जहां यूटा यूनिवर्सिटी ओरम के अंदर टर्निंग पॉइंट यूएसए नामी ऑर्गेनाइजेशन का एक इवेंट हो रहा था। हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स ग्राउंड में थे और डिबेट चल रही थी। सब कुछ बहुत अच्छा था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी किस्म का थ्रेट नहीं था, कुछ भी नहीं था। मगर अचानक एक स्टूडेंट के साथ डिबेट करते हुए जो डिबेटर था, जिसका नाम चार्ली गर्क था, उसे यहाँ पर शूट किया जाता है एक स्नाइपर राइफल से। और जैसे ही उसे शूट किया जाता है, उसके शूट करने के कुछ ही सेकंड बाद उसकी वहाँ पर ही मौत वाक़या हो जाती है। पुलिस ने फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की और अर्ली इन्वेस्टिगेशन के अंदर टाइलर रॉबिन्सन नाम का लोकल रेजिडेंट गिरफ्तार किया गया, जो कि सस्पिशन की बेस पे था। टाइलर के ऊपर कोर्ट की तरफ से एग्रीवेटेड मर्डर का चार्ज लगाया गया, जो फेलनी और उसके बाद मजीद इंटेंस चार्जेस की तरफ भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बात ये समझने वाली है कि इस तरह की सिचुएशन के अंदर इस तरह की असैसिनेशन पहली दफ़ा हमने नहीं देखी। इससे पहले भी मुख्तलिफ दुनिया के कोनों में इस तरह की असैसिनेशंस होती आ रही हैं। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में टाइलर रॉबिन्सन के जो डिस्कॉर्ड मैसेजेस थे वो भी पढ़े गए और उन मैसेजेस में बाकायदा टाइलर रॉबिन्सन का आर्म सूट, उनकी बुलेट्स और उसके साथ साथ उसकी जो राइफल थी उसके बारे में उसके दोस्तों के साथ डिस्कशन हो रही। मगर यहाँ पर हैरानी की बात यह कि रॉबिन्सन से जो बुलेट्स मिली थी, उन बुलेट्स के ऊपर कुछ इंग्रेविंग्स हुई थी, यानी उन पर कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई थी, उन पर कुछ इंटरनेट ट्रोलिंग फ्रेजेस लिखे हुए थे। That had been engraved on casings found with the rifle. Inscriptions on a fired casing read, "Notices bulges, capital OWO, what's this question mark?" Inscriptions on the 3 unfired casings read, "Hey fascist." क्योंकि चार्ली कर्क भी इसी तरह का ही कैरेक्टर था कि जिसके अगर फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे तो उसको नापसंद करने वाले लोग भी उससे कहीं ज़्यादा थे। चार्ली कर्क की मौत के कुछ घंटों बाद ही एक नया इंकशाफ होता है कि एक 71 साल बुजुर्ग सोशल मीडिया पर इंकशाफ करते हैं, जॉर्ज नामी, कि जी मैंने चार्ली कर्क का कत्ल किया है, मैंने चार्ली कर्क को शूट किया। उस बिना पर उन बुजुर्ग को लाके अरेस्ट किया जाता है और अरेस्ट करने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। ये ड्रामा भी हुआ है। लेकिन असल बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि चार्ली कर्क की मौत के बिल्कुल फौरन बाद नेतन्याहू का अचानक अंधाधुंध ट्वीट आ जाता है। यानी पूरी दुनिया खामोश थी उस वक्त, किसी को कुछ पता नहीं लग रहा था। नेतन्याहू साहब यूं करके आए, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स डाली और साथ ही साथ जो है वो अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर दिया कि जी देखें जो है इसराइल ने कत्ल नहीं किया चार्ली कर्क को। अरे भाई, आपसे किसी ने पूछा कि आपने कत्ल किया कि नहीं किया? इंटरनेट के ऊपर इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा इस टाइम पर ब्रैगिंग हो रही है, एक बहुत ज़्यादा मुबालगा है कि क्या इसके पीछे मोसाद है, CIA है, इसराइल है, USA है। अब जिस तरह की सिचुएशन के अंदर चार्ली कर्क का कत्ल हुआ है, वो सारी की सारी सिचुएशन असैसिनेशन का एक आम सा तरीका कि आप किसी भी पब्लिक क्राउड के अंदर एक जो मेन सब्जेक्ट होता है उसको किसी न किसी एंगल पर बैठ कर कहीं दूर से मॉनिटर करते हो और उसके बाद उसको शूट करते हो। अगर आप चार्ली कर्क के लास्ट मोमेंट भी देखें तो उसके पीछे जो एक गार्ड खड़ा हुआ है वो बहुत अजीब से वियर्ड से एक्शंस कर रहा होता है और ऐसे एक्शंस किसी को गाइडलाइन देने के लिए किए जाते हैं ताकि एम बिल्कुल वहीं पर जाकर लगे। और अगर आप इसको कंट्रोवर्सी समझ रहे हैं तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि चार्ली कर्क के आखिरी कुछ हफ्ते जो थे वो बहुत ज़्यादा अजीब किस्म के थे। वो अजीब किस्म के बयान दे रहा था क्योंकि चार्ली कर्क एक हार्ड लाइन राइट विंग कंजर्वेटिव था जो कि बहुत ज़्यादा अपने व्यूज़ की वजह से मशहूर था और कुछ ट्रम्प की यारी की वजह से भी। चार्ली कर्क की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है टर्निंग पॉइंट USA। ये उसने 18 साल की उम्र में जब वो था तो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविज्म की वजह से उसने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की और इस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ चंद बहुत बेसिक और मेन गोल थे, जैसे कि हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज़ के खिलाफ था वो कल्चर के खिलाफ था। उसके बाद लिबरल पॉलिसीज और डेमोक्रेट्स, LGBTQ राइट्स, अबॉर्शन चीज़ों के खिलाफ वो बहुत ज़्यादा वोकल होकर बात करता था और अपना स्टांस दुनिया के सामने रखता था। इसके अलावा वो प्रो इसराइल भी था। हम उसको क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट भी कहें तो ये बात गलत नहीं होगा क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा सालों तक अपना वही एक हार्ड लाइनर जो स्टांस है, जो इसराइली नैरेटिव है, उसको ही पुश किया। जिस तरह बेन शपेरो प्रो इसराइली है, उसने पुश करके रखा हुआ था। चार्ली कर्क तो बेन शपेरो की तरह पैलेस्टाइन की एग्जिस्टेंस को भी नहीं मानता था, उसको कोई स्टेट तस्वुर ही नहीं करता था। आप उसकी डिफरेंट डिबेट्स जाकर देख लें तो उसके अंदर हमेशा
वो पैलेस्टाइन को किसी भी खाते में रखता ही नहीं था। I don't like it and you don't like it. And they brought it upon themselves. The only operation and entity to blame is the leadership of Hamas, not the Israeli government, for fighting this defensive war after they were invaded. और इसी वजह से वो ज़ायनिस्ट और इसराइली लॉबी का एक बहुत बड़ा पपेट और स्पेक्टेटर था जो कि उनकी ही गाइडलाइंस के ऊपर काम करता था, क्योंकि चार्ली फंड की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत बड़ी तादाद में फंडिंग ज़ायनिस्ट से ही लेती थी। तो जब आप किसी का खा रहे हो और उसके खिलाफ बात करें तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना। और रिसेंटली चार्ली कर्क ने कुछ ऐसे रिसेंट स्टेटमेंट्स दिए थे इसराइल के खिलाफ जाते हुए इसराइल को परेशान कौन चीज़ लग रही थी, जैसा कि अक्टूबर 7 की रियलिटी को मज़ीद बोल्ड होकर बयान करना और उसके बारे में क्वेश्चंस करना इसराइली लॉबी के साथ ही। जिस तरह अगर आप उसका बेन शपेरो के साथ एक पॉडकास्ट देखें तो उसके अंदर वो बड़ा ओपनली बेन शपेरो से अक्टूबर 7 के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा होता है और पूछ रहा होता है कि जो मीडिया ने नैरेटिव सेट किया हुआ है अक्टूबर 7 का, इसराइल को एक विक्टिम कार्ड दिया हुआ है, क्या ये वाकई एग्जिस्ट करता है। Netanyahu now has an emergency government and a mandate to lead. I think some questions need to be asked. Was there a stand down order? 6 hours? I don't believe it. उसके बाद उसने एप्स्टीन को इंटेलिजेंस का एसेट कहा था, मोसाद यानी इसराइली इंटेलिजेंस का एक एसेट बोला था। It's also true that Dan Bongino and Kash Patel had questions about Epstein before they took office, okay, before they went into the FBI. But once they joined the FBI, they said nothing. और उसके बाद अपने रिसेंट एक इवेंट के अंदर उसने कुछ ऐसे गेस्ट को बुलाया हुआ था जो कि बड़ा वोकल होकर इसराइल से थोड़ा सा डिफरेंट स्टांस रखते हैं। तो ये वो सारे मूव्स थे जो कि इसराइल को हजम बिल्कुल नहीं हो रहे थे। स्पेकुलेशन ये है कि हो सकता है कि इन्हीं रीजंस के ऊपर जब आपके हैंडलर्स आपको कुछ और डायरेक्शन दे रहे हो और आप आगे से कुछ और चीज़ कर रहे हो तो उसके बाद वो आपको जिंदा नहीं छोड़े। ये हमने होते हुए हर जगह देखा है। हमने जर्नलिस्ट के साथ होते हुए देखा, हमने पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल होती हुई देखी है और हमने आज अमेरिका में भी देख ली। तो वो जो राग लापा जाता है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, लिबर्टी का, मुझे तो लगता है इनको ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी उतार देना चाहिए। इससे ज़्यादा अच्छी तो हमारी ये लाहौर की लिबर्टी है कि कम से कम जहाँ बंदा सुकून से फिर तो सकता है, इंटरव्यू तो कर सकता है किसी का। तो अमेरिका जो बिल्कुल एक अलमबरदारी करता होता था कि हम सच बोलते हैं, हम जो है वो आपके माई बाप हैं, हम सच का साथ देते हैं और साथ ही साथ हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को इंकरेज करते हैं, हम आपको ज़बान आपकी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की आपको इजाज़त देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारे का सारा फ्रॉड है। आप जब तक किसी के गुड बुक्स में हैं तो आप सही हैं। उसके अलावा अगर आप नेतन्याहू का ट्वीट भी देखें तो उस ट्वीट के अंदर उसने डायरेक्ट ही प्रोग्रेसिव और इस्लामिस्ट और रेडिकल इस्लाम के ऊपर वो फौरन आ गया, उसने और कहीं नहीं डाला। और यही लोग हमें बुरा भला कहते हैं, यही लोग हमें मुजाहिद बोलते हैं, यही लोग हमें मस्जिदें उड़ाने वाला बोलते हैं, हमें बम लगाकर जो है वो ब्लास्ट करने वाला बोलते हैं, टेररिस्ट बोलते हैं। लेकिन अगर इन्हीं के मुल्क में इनके ही लोग इस तरह की हरकतें करें तो इनके ऊपर कोई लेबल नहीं आता। लेबल सिर्फ दुनिया में मुसलमानों के लिए, क्योंकि इनको मुसलमानों के खिलाफ करने का बहुत ज़्यादा चाव होता है। अब अमेरिका के अंदर एक नैरेटिव बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रहा है और वो नैरेटिव है इसराइल के खिलाफ, कि अमेरिकन भी अब तंग आ चुके हैं कि उनका जो टैक्स पेयर का जो पैसा है वो इसराइल को बहुत बड़ी तादाद में जाता है। अमेरिका हर बार किसी न किसी तरीके से इसराइल को सपोर्ट करता है और इसराइल की जंग के अंदर उसको जो है वो ज्वाइन कर लेता है। अमेरिकन अब इस नैरेटिव से तंग आ चुके हैं। चार्ली कर्क भी इसी नैरेटिव को फॉलो करते करते उसी तरफ आ रहा था कि वो लोग इस चीज़ से खाक होने लग गए हैं कि हम कब तक इसराइल को सपोर्ट करते रहेंगे, फंड करते रहेंगे। और जब इसके बरअक्स इसराइल हमेशा रीजन के अंदर कोई ना कोई हरकत कर ही रखता है, कोई ना कोई जेनोसाइड शुरू किए हुए रखता है। 3 तरह के धड़े बन चुके हैं। पहली डायरेक्शन कि बहुत सारे लोग एंटी इसराइल हो चुके हैं, ये हमने रिसेंट कुछ 3-4 सालों में देखा है, इंटरनेट ने हमें दिखाया है। दूसरा प्रो अमेरिकन होते चले जा रहे हैं और तीसरा प्रो पैलेस्टाइन होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वाइट ब्लड आज से पहले इतना ज़्यादा कभी वोकल होके फ़लस्तीनियों के लिए बाहर नहीं निकला। इनके अंदर जो ह्यूमैनिटी है रिगार्डलेस ऑफ द नेशन, वो उस चीज़ को परे रखकर ये लोग बहुत बड़े लेवल पर मुसलमानों से ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसके पीछे इनका खुद का भी एक इंटरेस्ट है कि ये लोग खुद तंग आ चुके हैं कि ये बार बार अपनी इकोनॉमी को भी ख़राब कर रहे हैं और अपना नेशन भी ख़राब कर रहे हैं। इसकी वजह से अमेरिका में भी बहुत सारे मसले ख़राब हो रहे हैं। चार्ली कर्क अपना इंजाम को पहुंचा, लेकिन इससे एक ये पॉइंट निकलता है कि आप आज़ाद नहीं हैं। आप अमेरिका में हैं, आप युगांडा में हैं, आप कीनिया में हैं, आप पाकिस्तान में, आप आज़ाद नहीं हैं। आपकी सोच एक डायरेक्शन में जा रही है और प्लीज़ कर रहे हो, आपकी वो सोच प्लीज़ कर रही है आपसे बड़ों को, तो आप सेफ हो। लेकिन जो ही आपने नैरेटिव शिफ्ट किया, आप दूसरी तरफ गए, सो यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस।